सुप्रभात बच्चों। हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया के अंतर्गत कल परागण को कंक्लूड किए, परागण संपन्न हुआ। अब हम एक बार रिकॉल करें आपको कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वह निषेचन के पूर्व की घटनाएं हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, जिसमें मुख्य रूप से दो घटनाएं घटित हुई। पहला युग्मक का निर्माण, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि पराग कोश के अंदर पराग कण नर युग्मक के रूप में और बीजांड में अंड कोशिका के रूप में मादा युग्मक की उत्पत्ति हुई। अब सामान्य प्रक्रिया के तहत युग्मक का स्थानांतरण, गैमिट ट्रांसफर, जिसमें पुष्पी पादपों में यह क्रिया परागण या पॉलिनेशन के नाम से जानी जाती है, इसका अध्ययन हम लोगों ने किया। तो अब क्या फर्टिलाइजेशन होना है, लेकिन इस जगह एक घटना और घटित होती है, वो है पराग स्त्री केसर संकर्षण। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बच्चों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अन्य सिचुएशन से अलग यहां यह सिचुएशन है कि परागण की क्रिया में पराग कण विभिन्न अभिकर्ताओं के माध्यम से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अब यहां यह जरूरी नहीं है कि जितने पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचे हैं वे सभी पराग कण उस वर्तिकाग्र के लिए या उस फ्लावर के लिए एप्रोप्रिएट हो। मतलब साफ है कि जो नर युग्मक के रूप में पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचे हैं, मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र तक पहुंचे हैं, उसमें से अब वर्तिकाग्र की ड्यूटी शुरू होती है कि वह उस पराग कण को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। एक्सेप्ट करेगा तभी निषेचन की क्रिया होगी, रिजेक्ट होने के स्थिति में निषेचन नहीं होगा। इस घटना को प्राकृतिक क्षमता वर्तिकाग्र में इस प्रकार की होती है कि वह स्वयं तक पहुंचे हुए पराग कणों में से वह प्राकृतिक रूप से सेलेक्ट कर पाती है कि हमारे लिए उपयुक्त एप्रोप्रिएट पराग कण कौन है और कौन अनुपयुक्त है। जो अनुपयुक्त होते हैं उसको रिजेक्ट कर देती है। जो सेलेक्ट किए जाते हैं, जो चयनित पराग कण होते हैं, वही आगे फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि पराग और स्त्री केसर का संकर्षण, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है। पराग और स्त्री केसर संकर्षण अर्थात पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंतर्गत हम लोग समझने का पहले प्रयास करें। ये है वर्तिका और ये है वर्तिकाग्र। परागण के माध्यम से पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। अब इस पराग कण की केंद्रक इस अंड कोशिका के केंद्रक से मिलेगी, फ्यूज करेगी, तब निषेचन होगा। लेकिन उस निषेचन से पहले यहां एक स्क्रीनिंग, एक उसका सिलेक्शन होता है। अब आप महसूस कर सकते हैं कि जल द्वारा, हवा द्वारा या इंसेक्ट्स के माध्यम से
जो पराग कण यहां तक लाए गए हैं वे कहीं से ऐसा नहीं है कि सिलेक्टेड पराग कण वहां लाया गया, प्राकृतिक रूप से वो हवा के झोंके के साथ, जल के प्रवाह के साथ या पक्षियों या कीटों के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। अब यहां पर वर्तिकाग्र में यह कैपेसिटी होती है, उसकी यह विशिष्ट क्षमता है कि वह इन पराग कणों में से इस बात को चुन सके कि उसके लिए कौन पराग कण उपयुक्त है और कौन अनुपयुक्त है। इसी बात को मैं लिखा हूं। स्त्री केसर में प्राकृतिक रूप से यह विशिष्ट क्षमता पाई जाती है कि उसके लिए पराग कण उपयुक्त है या अनुपयुक्त। ये वर्तिकाग्र के पास प्राकृतिक रूप से यह क्षमता है कि वह सिलेक्ट कर सके कि हमारे लिए यह एप्रोप्रिएट है अथवा नहीं। अब जो पराग कण संबंधित वर्तिकाग्र के लिए एप्रोप्रिएट होगा अर्थात उपयुक्त होगा, उसे परागन पश्च घटना के लिए, परागन की बाद की घटनाओं के लिए वर्तिकाग्र उसे अनुमति दे देगी, इजाजत दे देगी, जबकि जो अनुपयुक्त पराग कण होंगे उसे वह परागन पश्च घटनाओं के लिए रोक देगी। वह परागन के बाद की घटना नहीं कर पाएंगे और परागन के बाद की घटना ही निषेचन है, अर्थात वहां निषेचन नहीं होगा। स्त्री केसर या वर्तिकाग्र सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल उपयुक्त पराग कण को ही परागन पश्च घटना की इजाजत देती है, जिसके फलस्वरूप निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसको रोकने की क्रिया कहाँ होती है? तो एक बहुत बड़ी संभावना तो यह है कि वर्तिकाग्र पर जो रिजेक्टेड या जो अनुपयुक्त पराग कण है उसका अंकुरण ही नहीं होगा। किसी किसी केस में अगर पराग कण का अंकुरण हो भी जाता है और पराग नलिका बन जाती है और इसके केंद्रक इसमें आ भी जाते हैं, यहां भी उसको वर्तिका के अंदर, वर्तिका नलिका के अंदर भी उसे अस्वीकार किया जा सकता है, किया जाता है। इस प्रकार स्त्री केसर वर्तिकाग्र या पराग नलिका में पराग कण को आगे की घटना के लिए रोक सकती है, रोक देती है। अब इन बातों के आधार पर हम पराग स्त्री केसर संकर्षण की परिभाषा 2 लाइन में लिख सकते हैं। तो जो कंसेप्ट आपको मिला कि पराग कण जो चयनित हो गया, जो सिलेक्ट हुआ, वह वर्तिकाग्र पर अंकुरित होगी और अंकुरण के पश्चात क्या होगा? ये पराग नलिका बनेगी और ये पराग नलिका बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी, तब फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब पराग कण के पहुंचने से लेकर इसके पराग नलिका के निर्माण, फिर इसके केंद्रक का विभाजन और बीजांड में उस पराग नलिका के प्रवेश तक की जो संपूर्ण क्रियाविधि है वह वर्तिकाग्र स्त्री केसर संकर्षण के अंतर्गत आते हैं। अब इसको हम परिभाषित कर दिए हैं। पहली बात कि वर्तिकाग्र द्वारा स्वीकार किए गए पराग कण ही अंकुरित होते हैं। यहां पराग कण बड़ी मात्रा में आए थे, लेकिन जिस पराग कण को वर्तिकाग्र ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, चयनित किया, बात बराबर है, उस पराग कण में अंकुरण होगा और अंकुरण के पश्चात पराग नलिका बनेंगे और वो बीजांड में प्रवेश करेगी। अब यहां देखिए परिभाषा, वर्तिकाग्र पर पराग कणों के आने से लेकर पराग कणों के अंकुरित हो, पराग नलिका के निर्माण और पराग नलिका के बीजांड में
प्रविष्ट होने तक की संपूर्ण घटनाओं को संयुक्त रूप से पराग स्त्री केसर संकर्षण कहा जाता है। अब इसको आप एक लाइन में ऐसा भी समझ सकते हैं कि निषेचन के लिए पराग स्त्री केसर संकर्षण एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अगर ये पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन नहीं हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए हम चर्चा भी पहले किए हैं कि निषेचन पूर्व की घटनाओं में जहां अन्य जीवों में केवल गैमिट फॉर्मेशन और गैमिट ट्रांसफर से काम चल जाता है, पुष्पी पादपों में एक विशेष घटना के रूप में पराग स्त्री केसर संकर्षण या पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होता है। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे निषेचन। हम आपको बता रहे हैं आगे क्या होगा। अगले क्लास में हम लोग निषेचन देखेंगे, लेकिन आज आपको इतना सा समझ लेना है कि पुष्पी पादपों में होने वाले जो निषेचन है फर्टिलाइजेशन, उसे द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसका क्या कारण है, अब गंभीरता से देखें, कल इस पर डिटेल चर्चा होगी। ये पराग कण अंकुरित हुआ और इसका केंद्रक इस पराग नलिका में आया, धीरे धीरे वो नीचे की ओर जा रहा है। एक समय आएगा जब वह केंद्रक दो भागों में बट जाएंगे, मतलब नर युग्मक का जो केंद्रक है वो दो भागों में बट गया। अब दो नर युग्मक जैसी स्थिति बन गई। अब यह बीजांड द्वार में प्रवेश करेगा तो एक युग्मक अंड कोशिका से संलयित होगा, जिससे बीज का निर्माण होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा जो युग्मक का आधा भाग है या नर युग्मक का एक हिस्सा जो है वह इससे मिलकर जो डबल दो हेप्लॉइड केंद्रक थे, अब वहां पर एक और हेप्लॉइड पहुंच गया, तो अब ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगे, जिससे इंडोस्पर्म बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा। यह भ्रूणपोष भ्रूण को या डेवलपिंग सीड को न्यूट्रिशन देगा। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि एक निषेचन यहां हो रहा है और एक निषेचन यहां हो रहा है। इसीलिए पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया को द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब हम अगले क्लास में निषेचन को डिटेल करेंगे। आज इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट होगा गंभीरता से अपनी तैयारी करें और डाउट को कमेंट में डालें। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और शेयर करें ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।